हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु और हम हमारी बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में हमारा चैप्टर 1 लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन को कर रहे हैं। हम इसकी एक वीडियो पहले ही देख चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो गांधी कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गांधी वर हिज विजिट टू चंपारण इन बिहार 1917। गांधी जी के जीवन की जो पहली सामाजिक आर्थिक जो गतिविधि थी या फिर उनका जो कार्यक्रम था वो जो शुरू हुआ उनके पहली बार चंपारण के विजिट से। इससे पहले भारत में उनकी ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। और ये जो उन्होंने यहाँ पर आंदोलन, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, इसके ये उनके जीवन के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। उनके ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी और भारत में सभी नेताओं और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी एक माइलस्टोन साबित हुआ। इससे क्या हुआ कि लोगों को ये बात समझ में आई कि कोई एक व्यक्ति है जो कि बिना हिंसा के भी अपने बातों को मनवा सकता है। ये बात सिर्फ भारतीयों के लिए ही अचंभे की नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश के लिए, पूरी दुनिया में इस बात को, बल्कि पूरी दुनिया ने इस बात को विटनेस किया कि हम बिना वायलेंस के भी अपने बातों को मनवा सकते हैं। और ये चीज़ गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह ने प्रूव की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, टू सेव द पीजेंट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। यहाँ पे ये था कि इन्होंने जो पहली ये जो चंपारण का उनका जो विजिट था वो किस लिए था, वो था कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन से इंडिगो प्लांटर्स को, या जो इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसान थे, उनको बचाना था, उनको अपने हक दिलवाने थे। क्योंकि उस समय जो वहाँ की व्यवस्था थी वो थी 3 कठिया व्यवस्था, यानी आपको अपने ज़मीन के टुकड़े पर के 3 हिस्से पर आपको नील की खेती उगानी पड़ेगी। और नील की खेती ज़्यादा उगाने के कारण उसकी गुणवत्ता, उस ज़मीन की, उस मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब हो जाती थी और इसके कारण वो बंजर बन जाती थी, वो करीब 2-3 सालों के बाद ही। तो इसीलिए वहाँ के किसान, एक तो जो उनके टैक्स का सिस्टम था उसमें फंस चुके थे, प्लस जिस तरीके से ये उन्हें वॉयलेट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे, इसके कारण भी वो इस चीज़ को नहीं उगाना चाहते थे। लेकिन उनको उनकी बिना मर्जी के ये सब करना पड़ता था। इस चीज़ से गांधी जी ने उन्हें मुक्त कराया और बल्कि उन्हें 3 कठिया व्यवस्था को ख़त्म कराया और किसानों को बहुत सारी राहत भी पहुंचाई। तो ये चीज़ बहुत बड़ी मानी गई पूरे हिंदुस्तान में। और इसने ही, हम बोल सकते हैं, इसे ही हम एक बेस मान सकते हैं जिससे कि भारत में जो मजदूर और किसान वर्ग है वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुआ। क्योंकि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जब आईएनसी बनी थी, यानी कांग्रेस जब बनी थी, तो उसके जो नेता थे उनका मानना था कि किसानों और मजदूरों के मुद्दे वो स्थानीय मुद्दे हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं। और अगर हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं तो इससे हम आज़ादी की जो लड़ाई है उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये उनका ऐसा मानना था। लेकिन गांधी जी के इस चीज़ ने, इस उनके कार्यक्रम ने, एक्टिविटी ने ये चीज़ दिखा दी कि नहीं, हम इनके बिना अपनी आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट वाज खेरा सत्याग्रह अगेंस्ट लैंड रिवेन्यू कलेक्टेड बाय ब्रिटिश गुजरात इन 1918। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो था उनकी पॉलिटिकल लाइफ का, वो था खेरा का सत्याग्रह, जो उन्होंने लैंड रिवेन्यू जो ब्रिटिश सरकार वहाँ पे कलेक्ट करती थी उसके अगेंस्ट उन्होंने शुरू किया था। इस वहाँ पर द्वारा किसानों के जीवन को उन्होंने प्रभावित करने वाले जो सत्याग्रह किए, इससे वो लोगों को प्रूफ हो गया कि जो पहला आंदोलन था वो तुक्के में सफल नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। और अगर हम इस माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं और ब्रिटिश शासन को घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1918 he also involved himself in the labor dispute in the साराभाई टेक्सटाइल मिल्स एट अहमदाबाद। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि 1918 में जब अहमदाबाद का सत्याग्रह, जब हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने वहाँ के मिल मजदूरों को उनके राइट्स दिलवाए, उनके राइट्स दिलवाए, साथ में ही जो उनके ऊपर टैक्स था और प्लस उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उन चीज़ों को उन्होंने कम करवाया। ये चीज़ें बता दी हैं कि वो सिर्फ किसानों के प्रति एक सफल आंदोलन नहीं चला सकते हैं, बल्कि वो मजदूरों के लिए भी उतना ही सोचते हैं तथा उनके लिए भी वो एक सफल आंदोलन चला सकते हैं और चलाते भी हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट 2 मूवमेंट वाज रिलेटेड टू एग्रीगेरियन इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट, 95% ऑफ द इंडियन पीपल वर
इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे बताया गया है कि जो पहले दो मूवमेंट है वो तो हमारे कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, और आपको पता है कि उस समय प्लस भारत अभी भी भारत की जो बैकबोन है, हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था ही है। और उस समय तो और 95% लोग थे जो कि कृषि अर्थव्यवस्था में शामिल थे। तो इसके कारण ये दोनों सफल आंदोलनों ने लोगों के मन में विश्वास दिलाया कि हाँ, किसानों के लिए अगर हम लड़ते हैं तो हम अपनी आज़ादी को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ नज़र आती है हमें इस पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेकेंड मूवमेंट एट खेरा वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द इम्पेरियलिस्ट नेचर ऑफ गवर्नमेंट। कि जो हमारा सेकेंड मूवमेंट था, ठीक है, खेरा का, वो ये चीज़ प्रूफ कर रहा था, इस आंदोलन ने ये चीज़ प्रूफ कर दी थी कि वह सरकार के साम्राज्यवादी कदम के कितना ही ज़्यादा विरोधी हैं और वह साम्राज्यवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इन द थर्ड मूवमेंट इट शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री। ये दिखाते हैं कि कैसे थर्ड मूवमेंट ने ये चीज़ दिखाई कि आपको फैक्ट्री में वर्कर्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स के माध्यम से बनी है, ना कि वर्कर फैक्ट्री के माध्यम से। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप किसी को नीचे या कम नहीं दिखा सकते हैं। स्पेशली वर्कर्स को सैलरी देना मात्र चीज़ें नहीं होती, आपको उनकी सुख सुविधाएं, उनकी इंपॉर्टेंस को पता होना चाहिए। ये चीज़ थर्ड मूवमेंट से हमें समझ में आ चुकी थी और गांधी जी यही चीज़ प्रूफ करवाना चाहते थे सभी को। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गांधीज मेडिटेशन एंड मोरल प्रेशर रिजल्टेड इन अ हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस डिस्प्यूट। यहाँ पे गांधी मेडिटेशन का मतलब है उनका अनशन, उनका सत्याग्रह का तरीका, ये सब बताया गया है। और मॉरल प्रेशर था कि वो बिना हिंसा के अपनी बात को मनवाते थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होते थे और मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे थे कि हम बिना लड़ाई झगड़े, बिना हिंसा के भी अपनी बात आराम से मनवा सकते हैं। ये चीज़ गांधी जी हर बार प्रूफ करते आए थे। नेक्स्ट पॉइंट, दीज three events in the early life of Gandhi suggested that he was anti-imperialist in favor of solving class conflict within the Indian society। यहाँ पे बताया गया है कि गांधी जी के ये तीन मूवमेंट थे जो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, वो ये थे कि पहला तो वो एंटी इम्पेरियलिस्ट थे, यानी कि वो साम्राज्यवादी विरोधी व्यक्ति थे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते साम्राज्यवाद को। और दूसरा, वो ये बात प्रूफ कर चुके थे कि अगर हमें भारतीय सोसाइटी को, भारतीय समाज को अगर हमें आज़ादी दिलवानी है तो हमें अपने खुद के जो वर्ग संघर्ष है उसे कम करना पड़ेगा, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। ये चीज़ नज़र आती थी हमें उनके इन तीनों आंदोलन से। इसी समझ में भी आने लगी, क्योंकि पहले दो आंदोलन थे वो किसानों के प्रति थे और जो अगला था वो मजदूरों के प्रति था, जिसको शुरू में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था और उसे स्थानीय मुद्दे वो बनाते थे, मानते थे। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है गांधी सब्सटेंस ऑफ स्वराज, कि गांधी जी का स्वराज। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा, ऑन जनवरी 26, 1930 कांग्रेसमैन ऑल ओवर द कंट्री टूक द प्लेस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज डिमांडेड इन द लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ दिसंबर 1920। यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो 1930 में 26 जनवरी को कांग्रेस ने और कांग्रेस के सभी लोगों ने, चाहे वो कार्यकर्ता हों या नेता हों, उन सभी ने एक संकल्प लिया कि हम 26 जनवरी को अपने पूर्ण स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे और हम ब्रिटिश को बात दिखाएंगे कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। तो ये चीज़ें बता रही थी कि कैसे गांधी जी का स्वराज का आइडिया बहुत क्लियर था। वह भारत को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल हर तरीके से स्वराज चाहते थे भारत के लिए। वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार सिर्फ ना यहाँ से चली ना जाए, बल्कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरह के मुद्दों पर भारत को निर्णय लेने का अधिकार भी दे और वह उसमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप ना करे। वह उनका स्वराज का आइडिया कुछ इसी प्रकार का था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन जनवरी 30, 1930 इन यंग इंडिया गांधी लेट डाउन हिज परसेप्शन ऑफ सब्सटेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एज फॉलो। 1930 में 30 जनवरी को उन्होंने यंग इंडिया में अपने कुछ पॉइंट्स, अपने कुछ आइडियाज़ लिखे और उन्होंने बताया कि हमें स्वराज में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम आज़ादी के लिए क्या चीज़ें चाहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट, टोटल प्रोहिबिशन। वह अल्कोहल को पूरी तरीके से बैन करवाना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत में अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि अल्कोहल से एक तो सामाजिक रूप से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, आर्थिक रूप से भी, और इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट को इससे काफ़ी अच्छा रिवेन्यू प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसका फ़ायदा भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं हो रहा था।
सेकेंड पॉइंट हमारा रिडक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू बाय एटलीस्ट 50% एंड मेकिंग इट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि लैंड रिवेन्यू को आपको 50% तक एटलीस्ट कम करना पड़ेगा, यानी आपको आप जो रिवेन्यू कलेक्ट करते हो 50% तक घटाइए, यानी आप अपने टैक्स सिस्टम में बदलाव लाइए। और इसके लिए आप कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाइए ताकि आप अपनी मन मर्जी से आकर किसी भी तरीके से, या जब चाहे आप नए टैक्स बना नहीं सकते हैं या फिर उनके प्राइस को हाई नहीं कर सकते, उनकी टैक्स रेट को आप हाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ पाउंड रुपी एक्सचेंज रेशियो फ्रॉम 1 शिलिंग 6 पेंस टू 1 शिलिंग 4 पेंस। वो कहते थे एक्सचेंज रेट को कम कीजिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा नुकसान होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और साथ में जो भारत के व्यापारी लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिसका उन्हें रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होने लगती है, इसलिए वो एक्सचेंज रेट को कम करवाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ। वह नमक के कानून को पूरी तरीके से ख़त्म करवाना चाहते थे, और साथ में ही वह चाहते थे कि नमक का कानून जैसी कोई कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमक हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय एटलीस्ट 50% टू बिगिन विद। शुरू में सैन्य खर्चों को कम से कम 50% तक कम करने की उनकी डिमांड थी। वो चाहते थे कि मिलिट्री पर जितना भी खर्चा होता है उससे एटलीस्ट हम 50% तक कम कर दें, जिससे क्या होगा कि जो उसमें जो रिवेन्यू और जो उसमें हमारा पैसा जाता है वो हम अपनी अर्थव्यवस्था में लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ हाईएस्ट ग्रेड ऑफ सर्विस बाय हाफ और लेस सो एज टू सूट द रिड्यूस्ड रिवेन्यू। उन्होंने कहा जो भी लोग हाईएस्ट पोस्ट पर हैं उनकी सैलरी को कम करके हम उसे कम किए गए रिवेन्यू के साथ बराबर ला सकते हैं, जिससे कि जो पैसा बेकार में किसी की सैलरी पर जाता है वो फिर हम अपनी अर्थव्यवस्था में यूज़ कर सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिव टैरिफिक ऑन द फॉरेन क्लॉथ, कि हमें जो हमारे जो फॉरेन क्लॉथ आते हैं हमें उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव टैरिफिक मिलना चाहिए, क्योंकि भारत से जो कपड़ा जाता है वो कम दामों पर जाता है, और जो वहाँ से जो कपड़ा आता है वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर आता है, इसलिए वो इस पर एक प्रोटेक्टिव ट्रैफिक चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पासेज ऑफ द कोस्टल ट्रैफिक रिजर्वेशन बिल। वो चाहते थे कि जो कोस्टल ट्रैफिक रिजर्वेशन बिल है वो जल्दी से एक एक्ट बन जाए, जिसके कारण जो कोस्टल एरिया है इंडिया का उस पर जिस भी तरीके का टैक्सेशन सिस्टम था उसे रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्जेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स सेव दोज कमेंडमेंट फॉर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर और ट्रायल बाय ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स एंड विड्रॉल ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस। यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाए, और जिनके ऊपर मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए, और उनका प्लस आम लोगों का सबका जो ट्रायल होता है वो ट्रिब्यूनल में किया जाए, क्योंकि आपको पता है उस समय जो कानून था वो भारतीयों के अगेंस्ट ज़्यादा था और ब्रिटिश के फ़ायदे में ज़्यादा होता था, इसलिए वो चाहते थे कि कानून काफ़ी मजबूत हो और अच्छे तरीके से, और जितने भी लोग जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो फ्री हो जाएं, और जिनके ऊपर ऐसे कोई भी चार्जेस हैं तो उनका जल्दी से जल्दी ही या फिर उनको कम सज़ा दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ द CID और इट्स पॉपुलर कंट्रोल। CID को ख़त्म कर दिया जाए या फिर इसके कंट्रोल को लिमिटेड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ लाइसेंस टू यूज़ फायर आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो आर्म्स रखने की जो आज़ादी है वो लोगों को दी जाए और उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाए, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से इलीगल घोषित ना किया जाए, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म जातियां हैं और जिसके अकॉर्डिंग उनके धर्मों में या उनके रूल बुक्स, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में बात बोली गई है कि आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर दूसरों के डिफेंस के लिए आपको आर्म्स रखने कंपलसरी है। जैसे कि आप सिख समुदाय को ले लीजिए या फिर बहुत सारे जनजातीय समुदाय हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही रूल्स हैं कि वो आर्म्स रख सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे इलीगल बना दिया था भारत में, जिसके कारण वह उन्हें कभी भी उन्हें अरेस्ट कर सकती थी और करती भी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, if we look all the demand we can say that it is not the complete independence। ये
हम अगर डिमांड को देखेंगे ध्यान से तो हम जानेंगे कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं थी। इस पॉइंट में ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑफ देम एस्पेक्ट द फर्स्ट हैड एन एंटी इम्पेरियलिस्ट एज। सभी मांगों में से जो पहली मांग है उसे छोड़कर सारे के सारे साम्राज्यवादी विरोधी मांगें थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। नेक्स्ट, फर्दर रिस्पेक्ट फॉर द 9th and 10th डिमांड ऑफ ऑल देम हैड एन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। यहाँ पे 9th और 10th की डिमांड को छोड़कर हम ये चीज़ समझेंगे कि जितने भी बाकी की डिमांड्स थी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 11, ये इन सब का इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। और यह हमारे आंदोलन के प्रति या फिर हमारे आज़ादी के प्रति कुछ अलग तरीके से था। यहाँ पे ये बात कही है जो लोग इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं इन डिमांड्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड कॉमन पीपल एंड देयर डिमांड्स वर मिसिंग। वो यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि कंटिन्यू करते हैं कि जो सामाजिक लोग थे या जो आम लोग थे उनकी डिमांड्स मिसिंग थी इन डिमांड्स में, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये उनके फ़ायदे के लिए नहीं थी। मतलब जैसे किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप आर्म्स रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, कॉस्टल टैक्स कितना है या फिर क्लॉथिंग टैक्स कितना है, तो ये सब चीज़ें उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं करती थी, या फिर उनकी जो डिमांड थी वो इसमें मिसिंग होती थी या मिसिंग थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द कराची रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस का कराची रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन ऑफ कराची सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास्ड इन 1931। 1931 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प जारी किया और उसे हम कराची रिजोल्यूशन के नाम से, कराची संकल्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज द फर्स्ट क्लियर स्टेटमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंटेंट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। इस रिजोल्यूशन से बात क्लियर थी कि हम हमारे आज़ादी के आंदोलनों में, मतलब हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों में हम सामाजिक आर्थिक विषयों को कितनी महत्वता देने लगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रिजोल्यूशन थे जो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में थे। जैसे कि फर्स्ट, सुटेबल लेजिस्लेशन, मतलब एक अच्छा नियम कानून, सुटेबल वेजेस, अच्छे तनख्वाह, हेल्दी कंडीशन ऑफ वर्क, काम करने की जो जगह थी वो स्वस्थ होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए, लिमिटेड आवर्स ऑफ लेबर, काम करने के घंटे तय होने चाहिए, सुटेबल मशीनरी फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड सोशल इंश्योरेंस। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होंगे उसको सॉल्व करने के लिए एक मशीनरी होनी चाहिए और साथ में वो सोशल इंश्योरेंस की गारंटी भी दे। हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे अपने, लिबरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट में बताया गया है कि एग्रीकल्चर लेबर थे उनकी सिक्योरिटी की बात की गई है और उनको फ्री करने की बात की गई है, जब क्योंकि आपको पता था उस समय बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथा भी भारत में मौजूद थी, और उनके प्रोटेक्शन की बात की गई, मतलब उनके हित में जो भी कानून बनेंगे कम से कम उनका हित उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर वर प्रॉमिस्ड। यहाँ पे बोला गया है कि वुमेन वर्कर को भी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉमिस किया गया था और उनके हित की बात की गई थी, और वो चाहते थे कि जो भी वुमेन वर्कर हैं वो सेफ्टी से अपने कार्य करें और वह पीछे ना रहें कार्य में या फिर किसी और चीज़ में भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस वाज टू बी बैंड। इसमें बोला गया है कि चाइल्ड लेबर को फैक्ट्रीज और माइंस में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चाइल्ड लेबर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही एक क्रूशियल एक्ट है, मतलब बच्चों से काम कराना बहुत ख़राब चीज़ है। इसलिए ये चाइल्ड लेबर के बारे में भारत के लोगों ने आज़ादी से पहले भी इस चीज़ को क्लियर रखा था और आज़ादी के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी क्लियर रखा कि कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं करेगा किसी भी हालात में। नेक्स्ट पॉइंट, पीजेंट वर्कर्स वुड बी फ्री टू फॉर्म यूनियंस। जितने भी किसान हैं और वर्कर हैं, ठीक है, वो लोग अपना यूनियन बनाने के लिए फ्री होंगे। वो किसी भी उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है, वो अपने लिए किसी भी तरह का संगठन बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर वुड बी रिफॉर्म्ड। जो लैंड टेन्योर है का जो सिस्टम है उसका रिफॉर्म किया जाएगा और वो नए तरीके से उसको लीगलाइज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीजेंट वर प्रॉमिस्ड एन इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर पे जो बर्डन है उसको ठीक से एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता था उस समय
हमारी 95% की जो आबादी थी वो किसान थी या फिर वो कृषि पर ही निर्भर थी। इसके कारण भी मतलब इसके बावजूद भी भारत को एग्रीकल्चर में काफ़ी फ़ायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन है वो उनसे अपने मन मर्जी की खेती करवाते थे और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की कृषि व्यवस्था को, बल्कि यहाँ की ज्योग्राफी को काफ़ी नुकसान होता था। इसलिए उन्होंने बोला कि आपको फिर से इसे रिफॉर्म करना होगा कि एग्रीकल्चर में कैसे, कौन से लोग कितनी खेती करेंगे, कौन सी फसल उगाई जाएगी, कौन सी कमर्शियल होगी और कौन सी नहीं होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इमीडिएट रिलीफ टू द स्मॉल पीजेंटली थ्रू सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ रेंट एंड रिवेन्यू। जो छोटे छोटे किसान थे उन्हें रेंट और रिवेन्यू में तुरंत फ्री करना था, मतलब उनके जो रिवेन्यू को था उसे कम करना था, ताकि वो बहुत ही आसानी से अपने रेंट को पे कर पाए, क्योंकि उस समय रेंट की जो तादाद थी या रेंट के जो रेट थे बहुत ज़्यादा होते थे और प्लस वो मल्टी लेवल होते थे। या तो उन्हें ज़मींदारों को देना पड़ता था या फिर उन्हें ब्रिटिश शासन को, या फिर कभी कभी दोनों को ही उन्हें देना पड़ता था। अगर जो लोग जो खेती नहीं करते, मतलब जिनके पास खेती नहीं थी, खुद के खेत नहीं थे, और वो लोग किसी के यहाँ किराए पे खेती, जिसे हम बटाईदारी बोलते हैं, अगर वो बटाईदार होते थे तो उनके लिए वो चीज़ पे करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर वुड बी रिड्यूस्ड। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। नेक्स्ट, द स्टेट वुड ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री ट्रेनिंग टू इट्स सिटीजन। जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग खुद प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये बात कही गई है। यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग से मतलब ये है कि जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी स्टेट को लेनी होगी। और उस समय जो हमारे स्टेट था, यानी कि हमारा भारत है जो, उसके ऊपर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, द सीलिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट सैलरी वुड बी 500। जो सिविल सर्वेंट की सैलरी है वो 500 तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट वुड प्रोटेक्ट इंडिजीनियस क्लॉथ अगेंस्ट फॉरेन क्लॉथ। स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन्हें फॉरेन क्लोथ्स के आगे भारतीय कपड़ों को प्रोटेक्ट करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज वुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। भारतीय इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है, क्योंकि उनका कंपटीशन फॉरेन कंट्री से था और वो बहुत अच्छी थी। और भारत की जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, प्लस उसे डेवलप करने के बारे में सोचा भी नहीं गया था। नेक्स्ट, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स वुड बी टोटली प्रोहिबिटेड। जो यहाँ पे विषैले ड्रिंक्स और ड्रग्स की बात की गई है उन्हें पूरी तरीके से बैन करने की बात की गई है कि भारत में इन चीज़ों को पूरी तरीके से बैन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, करेंसी एंड एक्सचेंज वुड रेगुलेटेड इन नेशनल इंटरेस्ट। करेंसी और एक्सचेंज रेट भारत के पक्ष में ही बनाए जाएंगे या तय किए जाएंगे। नेक्स्ट, द स्टेट वुड ऑन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विस लाइक मिनरल रिसोर्सेज, रेलवेज, वाटरवेज, शिपिंग एंड अदर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टेट है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा और वो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, जिसमें उन्होंने बोला जिन इंडस्ट्रीज़ की उन्होंने बात की वो है मिनरल्स की, रेलवेज, वाटरवेज और शिपिंग के बारे में। नेक्स्ट, व्हेन द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर इन several provinces in 1937 they tried to deliver on some of the promises। जब 1937 में कांग्रेस पार्टी ने कई जगह सीटें जीती तो उन्होंने इन प्रोमिसेस को पूरे करने की कोशिश की थी, और अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में पता लगा कि उन्होंने उसे प्रॉमिस को पूरा किया कि नहीं। नेक्स्ट, हम बट दे हेल्ड पावर फॉर अ लिटिल ओवर 2 years। लेकिन वो सिर्फ 2 साल तक ही सत्ता में रह पाए थे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोपियन द प्रोमिसेस वर ओनली पार्शली फुलफिल्ड। यूरोपियन के होने के कारण, यानी कि जो यूरोपवासी थे, यानी जो ब्रिटिश शासन और जो अन्य लोग थे, उनके होने के कारण कांग्रेस जो पार्टी के रूप में बनकर उभरी थी वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि वो उन्हें पूरा करने के लिए जितना रेवेन्यू भी नहीं देते थे, प्लस उन्हें उतनी पावर भी नहीं मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अबाउट आफ्टर 20 years ऑफ कराची सेशन द प्रोमिसेस वर फुलफिल्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी कि करीब 20 साल बाद, कराची सेशन के 20 साल बाद
भी इंडिया ने अपने जो प्रॉमिस किए थे उन्हें पूरा किया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का बोध हम इसे बोल सकते हैं, या हम समाजवाद का आइडिया बोल सकते हैं। द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया अक्टूबर 1917 created an interest in socialism in India and a small socialist group emerged in the urban center। जो अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसने भारत में समाजवाद के प्रति काफ़ी रुचि पैदा कर दी थी और छोटे समाजवादी ग्रुप भी बनने लगे थे भारत के शहरी केंद्रों में। नेक्स्ट, completion of 5-year plan by the Union of Soviet Socialist Republics in the 1834 created an enthusiasm for planning in India। 1934 में 1934 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर ने जब फर्स्ट 5-year प्लान बनाए तो इंडिया इससे काफ़ी इंस्पायर हुआ और उन्होंने भी इस चीज़ को वेलकम किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1934 एम विश्वेश्वरैया अ ग्रेट इंजीनियर पब्लिश्ड अ बुक प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। हिज बुक नेम वॉज प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, बट विश्वेश्वरैया प्लान वर नो मीन्स कॉल्ड सोशलिस्ट प्लान। जो उनका प्लान था, जो जिस तरीके से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को प्लान करना चाहा था, वो सोशलिस्ट प्लान जैसा नहीं था। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि उन्होंने उस चीज़ से इंस्पिरेशन तो ज़रूर ली थी, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल सोशलिस्ट प्लान को वो नहीं चाहते थे, बिल्कुल वैसा का वैसा कॉपी करना नहीं चाहते थे, बिकॉज जो इंडिया का बैकग्राउंड है काफ़ी अलग है और इंडिया की सोसाइटी वगैरह सब चीज़ें बहुत अलग है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट, in 1934 the Congress Socialist Party was formed within the Congress। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस के अंदर ही, ये अलग से कोई पार्टी नहीं बनी थी, ये उसके अंदर ही एक पार्टी बनकर उभरी थी। गांधी रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस एज द फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी विद इन द कांग्रेस वॉज द रीज़न। गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी के गठन के बाद उस चीज़ से नाराज होकर रिजाइन दे दिया कांग्रेस से। इन 1935 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड एंड इमीडिएटली बैन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे तुरंत बैन कर दिया और उन्होंने उसे इलीगल और एक वायलेंट ग्रुप बनाया के रूप में माना, और उन्होंने एक एक्ट भी बनाया था उस समय, उसमें जितने भी कम्युनिस्ट ग्रुप होंगे या जितने भी वायलेंट ग्रुप होंगे वो उसे बैन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद इन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जब ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई बैन हो गई थी, तो जो उसके वर्कर्स थे या जो कम्युनिस्ट थे जो उस चीज़ को फॉलो करते थे, उन्होंने कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी में ही काम करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट लखनऊ सेशन ऑफ INC 1928 as the only solution of world's problem and of India's problem lies in socialism। 1928 में लखनऊ सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को माना और इस बात को कहा कि पूरी दुनिया और भारत की जो समस्या है वो सिर्फ सोशलिज्म से ही ठीक हो सकती है। वो मतलब हमें भी पता है जो नेहरू जी हैं वो सोशलिज्म के काफ़ी अच्छे सपोर्टर थे और उनकी बहुत सारी नीतियों में हमें सोशलिज्म नज़र भी आता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्टेटमेंट क्रिएटेड एन आइडियोलॉजिकल लिफ्ट विद इन द टॉप लीडर ऑफ कांग्रेस। इस स्टेटमेंट से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में थोड़ा सा एक मतभेद शुरू हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इशू अ स्टेटमेंट दैट ही हैड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद नेहरू इन मैटर लाइक द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने बोला कि वह नेहरू की इस बात से असहमत है और वह अपने मत यानी वो अपनी आइडियोलॉजी जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी कैपिटलिस्ट थी, उनका नेचर काफ़ी कैपिटलिस्ट था और नेहरू का काफ़ी सोशलिस्ट था, इसलिए उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद हमें देखने को मिलता है। पटेल wanted to contest नेहरू for the presidency of the Congress in the next session at फैजपुर। पटेल चाहते थे कि नेहरू फैजपुर का जो कांग्रेस सेशन होगा उसमें वह अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर चुनाव के लिए खड़ा करें।
Nehru regained his position by saying that socialism is not the agenda of presidential election, and then Patel withdrew from the contest. नेहरू जी ने बोला कि वह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए सोशलिज्म को एक एजेंडा के रूप में नहीं चाहते हैं, और इस मतभेद के कारण पटेल जी ने उस प्रतियोगिता से अपने नाम को वापस ले लिया. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन द सेशन Nehru called up a powerful joint front of all the anti-imperialist force in the country, including the organized worker and peasants. उस सेशन में नेहरू जी ने किसानों और जो मजदूर या कामगार थे पूरे देश के, उन सबको मिलाकर एक साम्राज्यवादी विरोधी ताकत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, और उन्होंने उसे एक ग्रुप या एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की. Next, but in the backdrop of the general provincial election in British India, this ideological debate is significant. ब्रिटिश भारत में आम चुनावों के पृष्ठपट में यह वैचारिक बहस महत्वपूर्ण थी. मतलब कि जो उस समय जो इलेक्शन होने थे उसके लिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका था. ये हॉट टॉपिक बन गया था इस चीज़ के बारे में, और इसका फ़ायदा तो ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी अच्छे से उठाया. अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द आइडिया ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट पॉइंट इज द आइडिया ऑफ प्लानिंग एक्वायर्ड पॉपुलरिटी इन 1934. जो प्लानिंग का जो आइडिया था वो 1934 में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, उसे काफ़ी अच्छी लोकप्रियता मिली 1934 में. इन 1938 Jawaharlal Nehru was succeeded by Subhash Chandra Bose as a president. 1938 में नेहरू जी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी एक प्रेसिडेंट के रूप में सामने आते हैं. ही सेट अप अ नेशनल प्लानिंग कमेटी विद जवाहरलाल एज अ चेयरमैन एंड प्रोफेसर केटी शाह एज अ सेक्रेटरी. उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की या बनाया, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को चेयरमैन और प्रोफेसर केटी शाह को सेक्रेटरी के रूप में चुना. द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एंड टेंशन इन कांग्रेस रिजल्टेड इन बॉस रिजाइंड इट्स प्रेसिडेंटशिप इन नेक्स्ट ईयर. उस समय इतना ज़्यादा मतभेद था कांग्रेस में कि जिसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी को अपने प्रेसिडेंटशिप से ही नेक्स्ट ईयर रिज़ाइन देना पड़ गया. अनदर ईयर लेटर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविडेंस रिजाइंड ऑन द इशू ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. लेकिन उसके ही अगले साल कांग्रेस ने अपने क्षेत्रों से, जहाँ पे भी उनकी पार्टी थी, उन्होंने उस जगह से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत की मर्जी बिना पूछे उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने की घोषणा कर दी थी. उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत इस युद्ध में हिस्सा लेगा. इसके कारण अपनी नाराज़गी जताते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी ने रिज़ाइन दे दिया. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, The work of National Planning Committee was interrupted, but a number of subcommittees of National Planning Committee prepared their reports. जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी वो इस कारण तो रुक गई क्योंकि पूरी कांग्रेस ने उस समय रिज़ाइन दे दिया, लेकिन जो उसके अंडर सब कमेटीज़ थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स को बना लिया था और उन्हें प्रेजेंट भी किया. 1940s a group of industrial led by G.D. Birla prepared a plan known as बॉम्बे प्लान. जो G.D. बिरला थे 1940s में, उन्होंने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने इस प्लान को बॉम्बे प्लान के नाम से लोगों को बताया कि हम एक बॉम्बे प्लान बना रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, प्लान वाज टू डबलिंग पर कैपिटा इनकम एंड ट्रिपलिंग नेशनल इनकम इन 15 ईयर्स. उनका जो प्लान था कि पर कैपिटा इनकम को डबल करना है और नेशनल इनकम को ट्रिपल करना है अगले 15 साल में. नेक्स्ट, इट डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू बेसिक एंड कंजप्शन गुड इंडस्ट्रीज. इस प्लान ने इंडस्ट्री को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया. एक हो गया कि बेसिक इंडस्ट्रीज और दूसरा हो गया कंजप्शन गुड इंडस्ट्रीज, मतलब जो चीज़ें कंज्यूम की जा सकती हैं, और दूसरी बेसिक, जैसे हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंक्लूडिंग द नेसेसिटी ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ। उन्होंने इस प्लान में, इस आइडिया में एक चीज़ और इंक्लूड की थी, वो ये थी कि हमें भारत से इनकम इनइक्वालिटीज़ या फिर हम वेल्थ इनइक्वालिटीज़ को कम करना चाहते हैं, यानी धन संपत्ति में जो एक बहुत बड़ी खाई आई है, जो गैप आया हुआ है, उसे ब्रिज करना है और उसे कम करना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द बॉम्बे प्लान आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक कंट्रोल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑनरशिप और मैनेजमेंट बाय द स्टेट। उन्होंने बोला कि जो बॉम्बे प्लान है, जो वो चाहता है कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह पर इकोनॉमिक कंट्रोल ज़्यादा करना चाहिए, ना कि हमें उस पर अपना ऑनरशिप या मैनेजमेंट पर कंट्रोल करना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि जो स्टेट है ना, वो ऑनरशिप या मैनेजमेंट से ज़्यादा इकोनॉमिक कंट्रोल पर ध्यान दे। Next point, toward the end of the World War II, M.N. Roy, a leader of the Indian Communist Movement and now a radical humanist, published a People's Plan. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के टाइम के समय M.N. रॉय जी ने एक प्यूपल प्लान नाम से एक अपना प्लान उन्होंने पब्लिश किया और उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट्स रखे। फर्स्ट, एग्रीकल्चर वाज ऑन द टॉप। उन्होंने उस प्लान में एग्रीकल्चर को टॉप पर रखा। सेकेंड, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड। वो जो लैंड थे उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट। वह ग्रामीण विकास की तरफ ध्यान दे रहे थे और देना चाहते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड हैव टू बी प्राइमरीली फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। उन्होंने बोला जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शुरुआत में स्टेट के द्वारा वित्त पोषित की जाएगी और कंट्रोल भी की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल्स प्लान वॉज टोटली अपोजिट फ्रॉम द बॉम्बे प्लान। इसमें बोला गया है कि जो पीपल का प्लान, जो M.N. रॉय जी ने अपना पीपल प्लान पब्लिश किया था, वो बॉम्बे प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट था। क्योंकि बॉम्बे प्लान में वो चाहते थे कि जो थोड़ा कंट्रोल हो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में हो, लेकिन जो पीपल प्लान है इसमें M.N. रॉय चाहते थे कि इसका कंट्रोल डायरेक्ट स्टेट के पास हो। और बॉम्बे प्लान में वो जो J.D. बिरला हैं वो चाहते थे कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश्ड हो। वो उनका एग्रीकल्चर पर ध्यान कम था, लेकिन पीपल प्लान में जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था लैंड का नेशनलाइजेशन और एग्रीकल्चर पर ध्यान देना, क्योंकि यही चीज़ उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट इज़ मोर। स्टेट और गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा पीपल प्लान में बोला गया था। अब हमारा चैप्टर ये यहीं तक होगा, हमारी वीडियो आज की। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, कमेंट अस एंड शेयर आवर चैनल एंड वीडियो ऑल्सो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।